हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से यूपी बोर्ड क्लास 12th का ये नवा पार्ट क्लास 12th का पार्ट नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 का वीडियोज़ लेके आपके लिए उपस्थित हुए हैं। इस वीडियोज़ में हम आपसे डिस्कस करेंगे आवेश की योगात्मक प्रकृति क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आवेश की अचरता के बारे में डिस्कस करेंगे कि आवेश की अचरता क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे कि आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटम सिद्धांत या आवेश की क्वांटीकरण है ना, ये सब क्या होता है। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण या फिर आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। फिर उसके बाद टाइम यदि मिलेगा तो हम आपको फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 4-5 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये 9वें पार्ट के अंतर्गत सबसे पहले आवेश की योगात्मक प्रकृति, आवेश की योगात्मक प्रकृति, छोटी बड़ी समझ लीजिएगा। आवेश की योगात्मक प्रकृति जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आवेश की योगात्मक प्रकृति किसे कहते हैं? तो इस हेडिंग में आवेश की योगात्मक प्रकृति में यदि आप कहीं से ये समझ जाएं कि योगात्मक का क्या मतलब होता है। आवेश की प्रकृति तो आपने पढ़ ही लिया है, आवेश की नेचर, आवेश का गुण हमने पढ़ा रखा है। कहीं से आप यदि योगात्मक का मतलब समझ जाएं कि सर योगात्मक क्या होता है, तो आवेश की योगात्मक प्रकृति के बारे में आप 100% आसानी से समझ पाएंगे। तो आवेश की योगात्मक प्रकृति, योगात्मक का मतलब होता है जोड़ने वाला। योगात्मक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। समझ पा रहे हैं? योगात्मक का क्या मतलब होता है? योगात्मक किसे कहते हैं? जोड़ने वाला। यानी सीधे सीधे बात करें तो आवेश की योगात्मक प्रकृति का मतलब आवेश को जोड़ने वाली प्रकृति। आवेश को जोड़ने वाली क्या? प्रकृति। योगात्मक का मतलब है जोड़ने वाला या जोड़ने वाली। तो इसके अंतर्गत बातचीत क्या की जाएगी कि किससे जोड़ेंगे? तो आवेशों को जोड़ेंगे। आवेश होंगे कहाँ? आवेश कहाँ पे होंगे? हथेली में होंगे? अरे भाई, आवेश किसी पदार्थ के अंदर होगा, किसी चालक के सतह पर होगा, ठीक है, या फिर कोई नॉन कंडक्टर मटेरियल होगा तो उसे रब करेंगे तो उन पर भी चार्जेस आएंगे। तो आवेशों को हम कैसे जोड़ेंगे, उसी के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आवेश की योगात्मक प्रकृति। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि किसी पिंड या फिर किसी वस्तु, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। हालांकि डिफिनीशन लिखने से पहले हमारा कोशिश होता है आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। उदाहरण के द्वारा यदि आप समझ पाएंगे तो आप इसकी डिफिनीशन या किसी भी चीज़ की डिफिनीशन खुद ब खुद अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। तो पहले आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कोई क्या है? पिंड। और इस पिंड के अंदर लाइक Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आवेश की योगात्मक प्रकृति में कि आवेश जो भी होगा वो चार्ज पार्टिकल या फिर किसी वस्तु या किसी पिंड या फिर किसी निकाय या फिर किसी बॉडी के अंदर वाले चार्ज से ही आपको मतलब होगा। बाहर वाले चार्ज से कोई भी आपको लेन देन नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं होगा। इसे आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आवेशों की योगात्मक प्रकृति में हम क्या करेंगे कि जितने भी चार्ज हमारे अंदर दिए गए होंगे, इन सारे चार्जों को हम क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे, इसका बीजगणितीय योग निकाल देंगे। बीजगणितीय योग का मतलब होगा कि चिन्ह के साथ हम इसके अंदर जितने भी चार्ज उपस्थित होंगे उन्हें ऐड कर देंगे और वही क्या कहलाएगा? आवेश की योगात्मक प्रकृति। समझिए, जैसे Q1 है तो यहाँ पे Q लिख देंगे, Q1 लिख देंगे, और Q2 आपका माइनस साइन है तो माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। यही आपका क्या आ जाएगा? इसके अंदर नेट Q आ जाएगा। सिग्मा Q का मतलब, सिग्मा माने होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़, और Q का मतलब क्या है? नेट चार्ज। इसके अंदर नेट चार्ज क्या है? तो आप सारे चार्जेस को जोड़ दीजिए विथ साइन।
चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए तो इस बॉडी के अंदर नेट चार्ज आ जाएगा। हालांकि आपको Q5 वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बाहर है, तो बाहर वाले चार्ज से आपको कोई लेन देन नहीं होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि इसकी डिफिनीशन आप कैसे बनाएंगे। तो किसी वस्तु में आप ले लीजिए, कांच की छड़ ले सकते हैं, रेशम का टुकड़ा ले सकते हैं, एबोनाइट की छड़ ले सकते हैं, रबर की छड़ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उन पे जो भी आवेश होगा किसी वस्तु या फिर किसी निकाय बोले तो कोई पिंड है। निकाय मतलब पिंड, मतलब बड़ी। किसी वस्तु या फिर किसी निकाय पर उपस्थित आवेश, जो भी आवेश होंगे, कुल आवेश होंगे, उनके बीजगणितीय योग को ही आवेश की योगात्मक प्रकृति कहते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको हम और भी गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। किसी वस्तु अथवा निकाय लिख रहे हैं। निकाह मत समझिएगा, निकाह एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है विवाह, ठीक है। तो यहाँ निकाह नहीं कराने आए हम लोग, हम क्या करेंगे, फिजिक्स समझाने आए हैं, ठीक है। किसी वस्तु अथवा निकाय नहीं समझ में आएगा तो निकाय का मतलब होता है पिंड, ठीक है। किसी वस्तु अथवा पिंड में उपस्थित कुल धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग को आवेशों का योगात्मक प्रकृति कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब कहेंगे सर जैसे समझाइए एग्जाम्पल के थ्रू। तो विथ एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ये मान लीजिए कोई पिंड है आपका, कोई निकाय है, कोई पिंड है, और इस पिंड में फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए +3 माइक्रोकूलम चार्ज, -3 माइक्रोकूलम चार्ज, +2 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। इस तरह के चार्ज इस बॉडी में क्या है, प्रेजेंट हैं। हमें पता करना है कि इस पिंड के अंदर कितने सारे चार्ज प्रेजेंट हैं। तो हमें क्या करना है कि इस बॉडी के अंदर, इस पिंड के अंदर, इस निकाय के अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सबको एल्जेब्रिक सम निकाल देना है, उनका बीजगणितीय योग निकाल देना है। जिसका मतलब है आपको चिन्ह के साथ सारे चार्जों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यदि नेट चार्ज आपसे पूछा जाए तो क्यू नेट आप कैसे निकालेंगे, सिग्मा क्यू नेट कैसे निकालेंगे, तो आप सारे चार्जेस को जोड़िए। विथ साइन यहाँ जोड़ना पड़ेगा। +3Q -3 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। +2 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और ये +5 माइक्रोकूलम चार्ज में से आपका ये माइनस वाला जुड़ जाएगा तो 10 माइक्रोकूलम माइनस वाला हो जाएगा। अब 10 माइक्रोकूलम में से 5 माइक्रोकूलम ये प्लस में है ना। ये जो 5 वाला है 2 और 3 जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा ना। 5 माइक्रोकूलम में से 10 माइक्रोकूलम जाएगा तो -5 माइक्रोकूलम आएगा, ठीक है। यानी इस बॉडी पर नेट चार्ज यदि पूछा जाए तो कैसा है, ऋणात्मक है। कितना चार्ज है तो 5 माइक्रोकूलम है, लेकिन इसकी प्रकृति पूछा जाए तो कितना बताएंगे, कैसा बताएंगे, ऋणात्मक। प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगा, ठीक है। तो आवेश की योगात्मक प्रकृति के बारे में आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, शर्त यही होगी कि आपको जब भी आवेश की योगात्मक प्रकृति निकालनी है तो आपको केवल और केवल बॉडी के अंदर का चार्ज देखना है, बाहर वाले चार्ज से आपको कोई भी लेन देन नहीं है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आवेश की अचरता के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं आवेश की अचरता, ये क्या होता है। आवेश की अचरता, नेक्स्ट शेडिंग डालिएगा, आवेश की अचरता। आवेश की अचरता, इसको कहेंगे इनवेरिएंस ऑफ
चार्जेस या फिर चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आवेश की अचरता, आपको एक बात तो पता होगा, आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, चर और अचर। चर और अचर, अचरता का मतलब है स्थिरता, स्थिर होगा, परिवर्तित नहीं होगा, नियत होगा। समझ पा रहे हैं? अचरता का मतलब क्या होगा? वो अनचेंज्ड होगा, नहीं बदलेगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन कैसे, क्या चीज़ फिक्स्ड होगा, क्या नहीं बदलेगा, कैसे जानेंगे, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत, विथ फुली कंसेप्ट, विथ डीपली, गहराई के साथ और पूरे कंसेप्ट के साथ। तो देखिए, आवेश की अचरता, अचरता का मतलब है अपरिवर्तित होगा, अचर होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन लिखने के लिए, इसकी डिफिनीशन लिखने से पहले हम आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं, जिसके माध्यम से आप मान लीजिए अल्फा ले लेते हैं। ये क्या है? अल्फा कण ले लेते हैं, ये कोई कण है। ठीक है, परिभाषा कैसे बनाएंगे? किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु अथवा कण, अल्फा पर 2 प्लस होता है ना, ये तो आपको पता होगा। किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु अथवा कण पर उपस्थित आवेश का जो मान है वो वस्तु अथवा कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक बार फिर से देखो, किसी प्रेक्षक अथवा किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, ये जो प्रेक्षक है जो देखने वाला है, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु अथवा कण पर उपस्थित आवेश की प्रकृति या पर उपस्थित आवेश वस्तु अथवा कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। पहले लिख रहे हैं, फिर समझाएंगे। समझो, मैंने बोला किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, ये देखने वाले को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। जैसे हमें आप इस समय देख रहे हैं, तो आप क्या हो गए? ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, देखने वाले। आप बैठ के यदि तारों को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप क्या हैं? तारों को देख रहे हैं, तो आपका हो गए प्रेक्षक, जो देखता है। तो किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु अथवा कण पर उपस्थित आवेश, कण अथवा, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, उपस्थित आवेश उनकी चाल पर निर्भर नहीं करता है, उनकी चाल पर निर्भर नहीं करता है, या उनकी वेग, यहाँ वेग लिख देते हैं कि वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ही ना समझ में आ रहा है। हम ये कहना चाहते सीधे सीधे कि ये जो पदार्थ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जो कांच की छड़ है, इसका भी कुछ न कुछ मास होगा, अल्फा कण है तो उसका भी कुछ न कुछ मास होगा, लेकिन मास है, ठीक बात है। जब इसे आप रोटेट कराएंगे ना, इसे आप घुमाएंगे, क्या करेंगे? घुमाएंगे, तेज़ी से घुमाएंगे, खूब तेज़ी से घुमाएंगे, तो इस पर जो चार्ज की प्रकृति होगी, जैसे मान लीजिए इस पर 50 माइक्रोकूलम चार्ज है प्लस में, तो बहुत ज़्यादा वेग देने पर भी उस पर जो चार्ज होगा वो 50 माइक्रोकूलम ही बना रहेगा। ऐसा नहीं कि स्पीड आप बढ़ा दिए, स्पीड बहुत ज़्यादा कर दिए तो चार्ज बदल जाएगा, नहीं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब मास होता है, जो मास होता है, जैसे इसका मास है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो मास ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाता है। तो आपका जवाब सही है कि द्रव्यमान जो है वो वेग पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी यदि डिक्रीज या इंक्रीज होगी तो मास घटता बढ़ता है। ये बात ध्रुव सत्य है। कोई प्रेक्षक के सापेक्ष, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा सेंटर ऑफ मास क्लास 11th में, द्रव्यमान केंद्र पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा कि किसी भी कण के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर दुनिया भर के क्या हैं, मास उपस्थित होते हैं ना।
कोई भी पिंड है तो उसके अंदर बहुत सारे द्रव्यमान निहित होते हैं कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए आप 2 किलो चीनी खरीदते हैं, तो चीनी जो खरीद रहे हैं 2 किलो, उसमें चीनी के छोटे छोटे बहुत सारे कण होंगे कि नहीं। एक एक चीनी के छोटे छोटे कण है ना, तो उसी तरह जैसे चीनी के बहुत सारे कण हैं, तो M1, M2, M3, M4 इन सबको कह सकते कि नहीं, कह सकते कि नहीं। आप ही बताओ कि जैसे आपने 2 किलो चीनी खरीदा, तो चीनी के अंदर चीनी के बहुत सारे पार्टिकल हैं कि नहीं। वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके ही तो 2 केजी चीनी तैयार कर रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हो। तो इन असंख्य जो मास उपस्थित है उसके अंदर, किसी भी पिंड के अंदर, वो जब उसे काफ़ी तेज़ी से आप रोटेट कराओगे, मान लीजिए आप 2 किलो चीनी खरीद के किसी बर्तन में ही बंद कर दिए हैं और उसे खूब तेज़ी से वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, खूब बेग से घुमा रहे हैं उस बर्तन को, तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसी न किसी सेंटर के थ्रू ही तो इधर उधर घूमेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। किसी भी, क्योंकि भाई वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो पार्टिकल हैं चीनी के पार्टिकल, वो एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह नहीं रहेंगे, वो मूव करेंगे। जब वो घूमेंगे तो किसी न किसी सेंटर के एलांग ही तो घूमेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे रहे हो। जैसे पानी है, बाल्टी में पानी आपने भरा है और बाल्टी को रोटेट करा रहे हो, भरी हुई बाल्टी में जो पानी है उसे जब घुमा रहे हो, तो देखते हो पानी को जब आप घुमाते हो खूब तेज़ी से, तो पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सेंटर में होके ही तो घूमते हैं, किसी न किसी सेंटर पॉइंट के एलांग। समझ पा रहे हो। उसी तरह यहाँ पे ये कल्पना करिए कि इसके अंदर असंख्य तो मास हैं। देखिए, जब आप इसका वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो मास चेंज हो जाता है, मास बदल जाएगा किसी परीक्षक के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे लंबाई है ना, लंबाई भी है तो परीक्षक के रिस्पेक्ट में भाई लंबाई घट बढ़ सकती है कि नहीं, किसी चीज़ की लंबाई घट बढ़ सकती है। वेलोसिटी बढ़ाने या घटाने पर जो मास है वो भी परिवर्तित होता है, लेकिन ये चरजवा बदल नहीं पाता है। अब समस्या दिमाग में उत्पन्न होगी, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि परीक्षक के रिस्पेक्ट में जब किसी वस्तु अथवा कण पर उपस्थित जो आवेश है उनकी वेग पर डिपेंड नहीं करता है, उसके वेग पर डिपेंड नहीं करता है। उसके वेग का मतलब जो कण है या फिर जो वस्तु है वो अपने ही वेग पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो आइए घुसते हैं इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो में किसी भी डिफिनीशन के तह के अंदर जाना चाहते हैं। ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं कराना चाहते हैं कि हमने यहाँ छाप दिया, आपने उतार लिया, परिभाषा समाप्त। भाई आपके अंदर भी प्रश्न खटकना चाहिए यार कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों है, ठीक है, ताकि कोई कितना भी अंदर से ना उठा के कुछ आपसे पूछे और आपने मेरा वीडियोस देखा है तो उसके हर एक प्रश्न का उत्तर आपके जवाब पे हो, ठीक है। इसके अंदर घुसते हैं, आइए समझाते हैं ऐसा क्यों है। आई होप परिभाषा आप समझ पाए होंगे। परिभाषा मैंने इसी को देख के बनाया था, है ना। तो आप भी जब भी किसी चीज़ की डिफिनीशन याद नहीं होती तो उसको विथ एग्जाम्पल याद किया करो। देखो, समझो, तो कोई भी पदार्थ है दुनिया में, कोई भी पदार्थ, उसमें दो चीज़ें हैं भाई। पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान तो होगा ही। कोई भी पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा कि नहीं, बताओ। कोई भी ऐसा कण जिसका मास नहीं हो धरती पर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब मास है तो पक्का उसमें क्या है, आवेश है। मास है तो क्या है, आवेश है। अब चिंता की बात यही हो जाती है कि पार्टिकल का वेलोसिटी या कण का या वस्तु का वेग बदलने पर मास बदल जा रहा है, वेग बदलने पर मास बदल जा रहा है, लेकिन उसी वस्तु का, जिस वस्तु पे चरजवा है, उसी का वेलोसिटियाँ बढ़ाने पर चरजवा बदल ही नहीं रहा है। काहे, समझो। ये देखो, मान लीजिए समझाने के लिए हमने आपको हाइड्रोजन परमाणु लिया है, हाइड्रोजन एटम लिया है। कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु। ये इसका नाभिक होगा और आपको पता है नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट, बाहरी कक्षाओं में, जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उसमें क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। अब ध्यान से हमारी बात को गहराई से समझिएगा, हम रीजन दे रहे हैं, इसके पीछे का रीजन दे रहे हैं आपको, समझिएगा। हमने बोला कि जो आवेश है, ये मान लीजिए कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। अब शर्त है कि यदि इलेक्ट्रॉन मास पे डिपेंड करता
इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी पे डिपेंड करता। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, जो चार्ज है यदि वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता तो वेलोसिटी बढ़ने पर आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाएगा। भाई वेग बढ़ेगा तो आवेश का मान बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो आवेश का मान बढ़ेगा। ये बात सत्य है कि असत्य? आप खुद ही सोचो ना। वेलोसिटी बढ़ेगा यार, यदि ये आवेशवा, ये जो आवेशवा है, चलिए क्यू से दिखा देते हैं, ये जो आवेश है यदि ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता, आवेश वेलोसिटी पर डिपेंड करता तो वेलोसिटी इंक्रीज होती, तो चार्ज इंक्रीज होता कि नहीं होता। तो इससे पहले हमें एक बात आप बताइए कि ये जो नाभिक है, ये नाभिक ज़्यादा स्ट्रांगली मजबूती से बंधा है या फिर ये इलेक्ट्रॉन, किनके बीच में ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई होंगे? तो टाइटली बाउंडेड है नाभिक, वीकली बाउंडेड है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दूरी पर है। तो आपको ये तो पता है कि ये फ्रीली, ये जब भी होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनवा होगा इस प्रोटॉनवा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गति कर सकता है, क्योंकि इसका जो वेग होगा इलेक्ट्रॉन का विथ कंपेयर टू प्रोटॉन वो ज़्यादा होगा कि कम। तो भाई ये तो बाहरे है, इससे तो कुछ दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन के वेग से अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन के वेग से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा होगा और ई इलेक्ट्रॉनवा बोले तो चार्जवा वेगवा पे डिपेंड करता, तो वेलोसिटियाँ बढ़ती तो चार्जवा का हो जाता? बढ़ जाता। और यदि चार्ज बढ़ जाता बोले तो इलेक्ट्रॉनवा का चार्जवा बढ़ जाता, तो इस पूरे नभिकवा पे, इस पूरे परमाणुआ पे, जो परमाणु है, आपको एक बात पता है कि परमाणु का होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा आ जाती कंपेयर टू प्रोटॉन, तो ओवरऑल जो पूरा एटम होता वो धनावेशित होता कि ऋणावेशित? तो आपका जवाब होता ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि डिपेंड करती, इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता वेलोसिटी पर, तो इसकी संख्या बढ़ जाती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती कंपेयर टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मान कम हो जाता, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती। और जब नेट आप चार्ज निकालते हैं तो इस पूरे एटम पर कहा जाता न्यूट्रल, जो ऋणावेश आ जाता, जो कि हमारी जो थियरी है कि हम परमाणु विद्युत उदासीन है वो तो गलत ना हो जाता जी। तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वेलोसिटी पर डिपेंड करबे नहीं करेगा, ठीक है। और यदि बात करें मास की, मान लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ले रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा किस पर? वेलोसिटी पर। या वेलोसिटी यानी बढ़ेगी, वेग यानी बढ़ेगा, तो उस चीज़ का, उस पार्टिकल का यदि वेग बढ़ रहा है तो उसका मास भी क्या होगा? उसी रेशियो के हिसाब से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो मास क्या होगा? घटता है। ऐसे देखो, एक पढ़े होंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, यम बराबर आइंस्टीन का एक सापेक्षता सिद्धांत था, m = m0/1 - v/c का होल स्क्वायर, जहाँ यम क्या था? यम उस पार्टिकल का मास था जब पार्टिकल गति में था, यानी वो पिंड है, उस पिंड का मास है, यानी वो गति के द्रव्यमान है। यम डायनेमिकल मास है। जब गाड़ी में जब कोई गाड़ी है और गाड़ी यदि मोशन में है, गाड़ी चल रही है, तो जब गति में होगी तो गति के द्रव्यमान का होगा m, और ये m0 का है, विराम का द्रव्यमान है, और ये v क्या है? उसका वेग है, जिस पिंड का जो चल रहा है जो पिंड, उसका वेग है। और c क्या है आपके पास? c क्या है? तो c आपका है लाइट का वेग। कहाँ पे? वैक्यूम में। समझ पा रहे हैं? तो ये जो सिद्धांत दिया है आइंस्टीन ने, ये जो रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया है आइंस्टीन के द्वारा, ये तब के लिए है जब मान लीजिए कोई भी पिंड एट रेस्ट अवस्था में है और वही पिंड यदि गति की अवस्था में आएगा, तब के लिए यहाँ से फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो विराम द्रव्यमान कितना है और गतिक द्रव्यमान कितना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 किलो का बाट है और वो 1 किलो का बाट आपने कहीं बाहर रखा है, वहीं 1 किलो का बाट आप किसी गाड़ी के अंदर रखे हैं, तब हम दोनों का मास पूछेंगे तो जवाब होगा दोनों 1-1 किलो होंगे। लेकिन यदि गाड़ी चल रही है, उसमें 1 किलो का मास है और एक बाहर मास है, तो दोनों के मास में डिफरेंस आ जाएगा। जब गाड़ी चल रही है तो उस समय जो मास होगा वो वाला m का होगा, और जब रुकी थी उस समय जो पिंड का मास होगा तो वो m0 होगा, ठीक है। वेलोसिटी गाड़ी की, c का मान आपको फिक्स होता है 3 × 10⁸ तो हालांकि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और नहीं घुसना चाहते हैं, और गहराई से नहीं जा सकते, क्योंकि और घुसेंगे तो अभी बात और अंदर तक जाने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो बस आप यहाँ पे यही समझ लीजिए कि यदि
जो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता, या फिर जो चार्ज है वो वेग पर डिपेंड करता। तो इस बात का मतलब है कि वेग बढ़ने पर चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज का मान बढ़ जाएगा, और यदि चार्ज बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो पूरा हमारा परमाणु होगा वो उदासीन ना होकर ऋण आवेशित हो जाएगा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो आवेश होता है वो वेग पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी ये बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जिसके बारे में बात करते हैं आपसे। वो क्या है? आवेश का संरक्षण। आगे हेडिंग डालेंगे आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, या इसी को कहेंगे आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम, इसको कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप बहुत सारे संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। उसी प्रकार एक आवेश संरक्षण का भी नियम होता है, उसी प्रकार एक आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, आइए पहले एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, मान लीजिए क्या है, ग्लास रॉड है। ये क्या आपके सामने दिखाई दे रहा है, ग्लास रॉड। और ये क्या आपके पास है, मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है। ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है। जब आप इसे रगड़े नहीं हैं, जब इसे दोनों को रगड़े नहीं हैं, तो उससे पहले इन पर चार्ज पूछा जाएगा। तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। जब आप रगड़ दिए, रगड़ने के बाद क्या होगा, ये जो ग्लास रॉड है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो सिल्क क्लॉथ है, ये जो सिल्क क्लॉथ है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर हम पूछें कि रगड़ने से पहले इन पर नेट चार्ज बताइए, तो आप कहेंगे सर 0। हम कहेंगे रगड़ने के बाद बताइए इन पर नेट चार्ज, तो आप कहेंगे 0। क्यों भाई, यहाँ पे +3, यहाँ भी -3, क्योंकि जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो ये नियम है, ये एक नियम होता है कि जो भी आवेश प्रोड्यूस होगा वो पेयर में प्रोड्यूस होगा, जोड़े में उत्पन्न होगा। जोड़े में उत्पन्न होगा तो ऐसा नहीं कि धन है तो धन उत्पन्न होगा, धन है तो दूसरा पर ऋण होगा। विपरीत प्रकृति का जोड़े में उत्पन्न होता है, विपरीत प्रकृति का जोड़े में उत्पन्न होता है। तो जब इसे नहीं रगड़े थे तो इन पे दोनों पे नेट चार्ज यदि निकाले, इसके और इसके चार्ज को जोड़ें, तो जवाब होगा 0। जब आपने रगड़ दिया, उसके बाद रगड़ने के बाद एक पर प्लस आ रहा है उतना ही, दूसरे पर उतना ही माइनस आ रहा है, फिर भी यहाँ नेट चार्ज पूछेंगे तो कितना आएगा, 0। इस बात का मतलब क्या है कि आवेश क्या है, संरक्षित है। आवेश क्या है, संरक्षित है। संरक्षण तो समझ रहे हैं, संरक्षण का मतलब संरक्षित है, अर्थात न तो उत्पन्न किया जाएगा, न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। तो लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए इसकी। आवेश संरक्षण की परिभाषा, किसी वस्तु पर या ऐसे लिख लीजिए, आवेश संरक्षण का परिभाषा आप इस तरह से लिख लीजिए कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अभिक्रिया से पूछा जाएगा कि या कोई सी भी अभिक्रिया बताइए या फिर कोई सा इसका उदाहरण बताइए, तो आपके पास तमाम उदाहरण है। आप ग्लास रॉड और सिल्क वाला लेके देख सकते हैं, कंघी और बाल वाला उदाहरण दे सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि ये जो आवेश संरक्षण का नियम है ये केवल वस्तुओं पर ही सीमित नहीं है, बल्कि ये नाभिकीय फिजिक्स यानी न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसके अंतर्गत भी देखा गया, तो वहाँ पर भी ये बात ध्रुव सत्य पाई गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। धन्यवाद।